नमस्कार दोस्तों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई सुशील जी कश्मीरी हिंदू, कश्मीर समस्या, इस सब की जानकारी के साथ उस सब से प्रताड़ित भी आज 35A और 370 के जाने के बाद क्या परिस्थितियां कश्मीर की है और सरकार जो चीज़ें कर रही है उन चीज़ों को लेकर सुशील जी का क्या दृष्टिकोण है, इसके लिए हम आज आए हैं। सुशील जी, कश्मीर में 370-35 के जाने के बाद लॉकडाउन का एक बड़ा पीरियड भी रहा और उस दौर में सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया, पूरे देश को जानकारी नहीं है और आप इन चीज़ों पर बड़े अच्छे से नज़र रखते हैं। आपके पास अपडेट हैं सारी। मैं हमारे दर्शकों के लिए चाहता हूं कि आप ये अपडेट और जानकारियां उन्हें दें। तो शुरू से 5 अगस्त 2019 के बाद से क्या चीज़ें सरकार ने बदलने का प्रयास किया है और उसका क्या बेनिफिट कश्मीर और भारत के हिंदू वर्ग को और संपूर्ण नागरिकों को कैसे हो रहा है, आप जरा इस पर रोशनी डालिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग संपर्क में आए और इस विषय पर चर्चा हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 5 अगस्त 2019 के जो निर्णय हुए वो अभूतपूर्व निर्णय थे। उसके लिए जिस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति और साहस की आवश्यकता थी वो पिछली सरकारों में नहीं दिखी। कई प्रधानमंत्री आए, कई दलों की सरकारें आईं, गठबंधन सरकारें आईं और आमतौर पर इस पर एक आम राय भी थी कि अनुच्छेद 370 और उसके माध्यम से लिए गए फैसले जैसे 35A ये देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए, यहाँ पर रहने वाले नागरिकों के साथ न्याय के लिए, उनके सम्मान के साथ साथ मानवाधिकारों के लिए भी कतई उपयुक्त नहीं थे। लेकिन ये बने रहे। संविधान निर्माताओं ने भी इसे केवल अस्थायी तौर पर रखा था और 70 साल से ये अस्थायी प्रावधान बने हुए थे। हमारे संविधान में जो मर्यादाएं थीं, जो प्रेरणा थी, ये ठीक उसके विपरीत कलंक की तरह लगे रहे और 5 अगस्त 2019 को जब 370 अनुच्छेद में आमूलचूल परिवर्तन करके उसकी अधिकांश प्रभावों को निष्प्रभावी किया गया और उसके साथ साथ 35A को भी हटाया गया, तो मेरा अपना मानना था कि ये भारत की व्यवस्था और भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने उस जिहाद के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने का प्रयास किया है जिसको वो आज तक पुचकार पुचकार कर उसका दिल जीतने का प्रयास कर रहे थे। और मैं समझता था कि ये भारत के जागने का द्योतक है और ये अंततोगत्वा उस सत्य को स्वीकारने का द्योतक है कि जिहाद के साथ आप बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते। या तो हम मर जाएं या उसका खात्मा करें। जिहाद केवल आर पार की लड़ाई है और मुझे लगा कि अब वो लड़ाई शुरू होगी। 5 अगस्त के फैसले संसद में एक घोषणा थी और हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कुछ कागज़ों पर हस्ताक्षर थे। असली लड़ाई धरातल पर लड़ी जानी थी, क्योंकि इन 70 सालों में हमारे संविधान के इन प्रावधानों ने बंटवारे के बाद भारत की सीमा के अंदर एक पाकिस्तान को निर्माण
होने देने का रास्ता दिखाया था, मार्ग प्रशस्त किया था। और हमारे देखते ही देखते इन 70 सालों में एक पाकिस्तान बन के तैयार हो भी गया। ये मैं अतिशयोक्तिवश नहीं कह रहा हूँ, बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूँ। हम सबको समझना चाहिए कि पाकिस्तान बना ही इसलिए था क्योंकि वह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत बनाए गए संविधान और सत्ता अधिष्ठान के अधीन नहीं रहना चाहते थे। बिल्कुल ठीक है। वो जानते थे कि लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार और व्यवस्था एक हिंदू बहुल देश में उन्हें स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो कितनी ही पंथ निरपेक्ष क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही बराबरी के सिद्धांत पर आधारित क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध क्यों ना हो, क्योंकि वह एक हिंदू बहुल देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था होने जा रही थी, तो उन्हें उस संविधान के भीतर रहना, उस व्यवस्था के भीतर रहना स्वीकार नहीं था। इसीलिए पाकिस्तान बना। और कश्मीर में आपने उसी संविधान को उठा के ताक पे रखा अनुच्छेद 370 के माध्यम से, उसी चुनी हुई संसद के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया 370 अनुच्छेद के माध्यम से, और उसी समान नागरिकता के सिद्धांत का उल्लंघन किया 35A के माध्यम से। आपने इसी देश की भूमि पर दो अलग अलग तरह की नागरिक परिभाषाएं गढ़ दी। एक तो 35A, जिस पर भारत के संविधान के कोई प्रावधान लागू नहीं होते थे, वो कश्मीर के संविधान के तहत थी, जहां राज्य सरकार की बनाई हुई नीतियों को आप चुनौती नहीं दे सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, देश की किसी अदालत में, और जहां वो दोहरी नागरिकता की मार के चलते लाखों लोगों को कश्मीर राज्य की स्थायी नागरिकता से वंचित करते हुए केवल उन्हें लोकसभा में वोट देने देती थी। वहाँ की विधानसभा में, वहाँ की पंचायत के चुनावों में लड़ना तो दूर, वोट नहीं देने लायक रख छोड़ा था। वहाँ पर वो नौकरी नहीं कर सकते थे, ज़मीन जायदाद मकान दुकान नहीं खरीद सकते थे। यहाँ तक कि क्योंकि कश्मीर की नीति लिंग के आधार पर भेदभाव करती थी, तो अगर कश्मीर की बेटी बाहर शादी करे तो उसके बच्चे उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते थे, जबकि वहाँ का बेटा पाकिस्तान शादी कर लाए तो उसके बच्चे और उसकी पत्नी उन अधिकारों से वंचित नहीं हो पाते थे। वहाँ के दलित जो पंजाब के सीमावर्ती ज़िलों से जम्मू लाए गए थे 50 के दशक में, वहाँ महामारी के आशंका को ध्यान में रखते हुए उनकी पीढ़ियां जब पढ़ लिख गईं तो उन्हें यही बार बार बताया गया कि आप और कोई व्यवसाय नहीं चुन सकते, क्योंकि आपके पूर्वजों को इसी शर्त पे लाया गया था कि आप वहाँ सफाई कर्मचारी का काम करें। आज के युग में इस तरह की नीतियां, इस तरह के प्रावधान न केवल अक्षम्य है, ये अकल्पनीय है, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन देश के दलित आंदोलन ने अपनी आंखें फोड़ ली, मुंह सी लिया, इस पर एक शब्द नहीं बोला। देश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के हामियों ने लिंग पर आधारित भेदभाव पर आंखें मीच ली। जो मूलभूत अधिकार थे हमारे संविधान में पूरे देश में उपलब्ध थे, चाहे वो सूचना का अधिकार था, चाहे वो शिक्षा का अधिकार था, हमने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट की श्रेणी में लाए। ऐसे अधिकारों से एक पूरे राज्य की पूरी जनता वंचित रख दी गई, और कोई न्यायालय, कोई न्यायविद, कोई मानवाधिकार का हामी इस पर बोले नहीं, उंगली ना उठाए, आपत्ति ना करे। ऐसा पाखंड देश में चलता रहा और वह समाप्त हुआ था
तो इसलिए मुझे लगता है कि 5 और 6 अगस्त के जो फैसले थे वो इस देश के लिए और इस देश के समूचे नागरिक वर्ग के लिए एक उत्सव से कम नहीं थे कि जब हम सब लोग सच में बराबरी के धरातल पर आए, समान अधिकार, समान व्यवस्था के भीतर रहने लगे, एक संविधान, एक झंडा। तो ये अपने आप में उत्सव की बात थी, लेकिन सच ये है कि वो फैसले केवल एक घोषणा थी। उसको जब तक आप धरातल पर क्रियान्वित नहीं करते तब तक वो केवल एक औपचारिकता मात्र बन जाती है। धरातल पर जो व्यवस्था पिछले 70 साल में इन प्रावधानों के तहत पनपी, मैं यही जानना चाहता था कि 5 अगस्त 2019 के बाद, ये तो आपने सारा पीछे का बताया, सारा अमानवीय है, मानव अधिकारों के अगेंस्ट है, वुमेन राइट्स के अगेंस्ट है, और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को भारत का एक हिस्सा नकार देता है, संवैधानिक प्रावधानों को संवैधानिक तरीके से नकार देता है। ऐसा मजाक विश्व में किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल नहीं था जी। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद क्या वो चीज़ें जो धरातल पर घट रही थी पिछले 70 वर्षों में, उनमें कुछ बदलाव आया? क्या उन लोगों को अपने अधिकार आज मिल पा रहे हैं? क्या सरकार उस दिशा में आगे बढ़ी है, या सिर्फ पीछे जो घट रहा था उसको कागजों में तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन धरातल पे लोगों को उसका लाभ हुआ, होने की संभावनाएं बढ़ी, या नहीं हो पा रहा है? मेरा जानने का यही मकसद था। देखिए, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है राकेश जी। मैं आपको सिलसिलेवार उस दिन के बाद से घटनाक्रम कैसा चला इसके तथ्य रखूंगा, और आप स्वयं फिर निष्कर्ष निकालिए कि आप इस प्रश्न के उत्तर में क्या कहेंगे। जब ऐसा हुआ, और ये क्या हुआ था, ये भारत की संसद ने उस संविधान के विषय में जो उसके अधिकार क्षेत्र में था, भारत का संविधान केवल भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र में है, उसमें क्या रहे क्या ना रहे, बिल्कुल, अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से, एक सार्वजनिक विमर्श के माध्यम से उसमें कुछ परिवर्तन किए जिसके लिए वो अधिकृत है। बिल्कुल ठीक। और पूरी दुनिया के सामने एक लाइव टेलीकास्ट में खुली बहस करके उन निर्णयों पर पहुंची। ये फैसला 5 अगस्त को जो हुआ, 7 अगस्त को, अभी 48 घंटे नहीं हुए थे, पाकिस्तान ने भारत के उच्चायुक्त, राजदूत जो इस्लामाबाद में थे, उनको तलब किया और कहा कि आप अब अवांछनीय हैं, कृपया घर लौट जाइए। थोड़ा सा ये लिहाज रखा कि उन्हें सिर्फ ये कहा गया, लेकिन बाद में उनको ये लगा कि इतना भर काफ़ी नहीं है, तो उन्हें औपचारिक रूप से एक्सपेल किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया कि हम आपको बाहर उखाड़ कर फेंक रहे हैं। मुझे याद नहीं पड़ता मेरे देश ने कभी पाकिस्तान के राजदूत के साथ ऐसा व्यवहार किया हो, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने अनेकों घटनाएं, संसद पर हमला किया, जिन्होंने संसद पे हमला उसमें शामिल कारगिल है, पर हमला किया, और पूरा हिंदुस्तान मुंबई जिससे पर हमला हिला, किया, उस सब के बावजूद कभी भारत की सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर पाई? जी, मैं ये सोचने का विषय है। इसीलिए मैं आपको इस घटनाक्रम में एक एक घटना बता रहा हूं
कि मेरी संसद ने मेरे संविधान जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में है, एक प्रक्रिया के तहत खुली दुनिया के सामने लोकतांत्रिक तरीके से बहस करके उसके एक एक मुद्दे के ऊपर विस्तार प्रश्नोत्तर करके पब्लिक डोमेन में भी उससे पहले उस विषय को डिस्कस किया गया। जी, मतलब वर्षों से ये आग्रह की विषय वस्तु रही है, उस पर देश में लगातार बहस होती रही है, लिखा पढ़ा जाता रहा है, न्यायालयों में याचिकाएं गई हैं, चुनाव लड़े गए हैं, चुनाव घोषणा पत्रों में वो दर्ज है, इन विषयों को शामिल किया और ये प्रतिबद्धता थी सरकार की, उस दिन से नहीं, वर्षों से, जब से ये पार्टी चुनाव लड़ रही थी, ये प्रतिबद्धता इस पार्टी का गठन ही इस विषय को लेकर हुआ था, कश्मीर के विषय को लेकर ही हुआ था। तो ये छुपते छुपाते अंधेरे में जैसे आतंकवादी आते हैं जिहाद लड़ने और निरपराध और निहत्थे बूढ़ों, औरतों और बच्चों को निशाना बनाते हैं, वैसी घटना नहीं थी। एक सभ्य लोकतांत्रिक देश में एक दी गई रखी गई प्रक्रिया, संविधान सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से यह हुआ था। और हमारे देश की संसद, हमारा संविधान, हमारे सांसद, हमारी सरकार, बिल्कुल। तो पाकिस्तान की यह प्रतिक्रिया थी, जबकि भारत ने, चाहे वो हमारी संसद पर आक्रमण हो, चाहे वो कारगिल वाला युद्ध हो, हमारी सीमा का अतिक्रमण हो, चाहे मुंबई का आतंकवादी आक्रमण हो जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए, और ऐसी तमाम घटनाएं, चाहे वो पठानकोट एयरफोर्स बेस की बात हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो उरी हो, और ये सब तब हुआ जब पाकिस्तान में तो एक नरम सरकार थी जी, और भारत में एक गर्म सरकार थी जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया है ना। पाकिस्तान में तो संविधान फेंके जा चुके हैं, नए संविधान लाए गए हैं, वहां तो कितनी बार कू हुआ है, चुनी हुई सरकार आज तक 5 साल पूरे नहीं कर पाई है कोई। तो ऐसा देश हमें बता रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस देश ने हमारे राजनयिक को, हमारे उच्चायुक्त को, राजदूत को बेइज्जत करके एक्सपेल किया। श्रीमान बिसारिया थे, वो भेजे गए, अजय बिसारिया, वो आजकल कनाडा में भारत के उच्चायुक्त हैं। खैर, ये एक बात है। दूसरी तरफ चीन तिलमिलाया। 15 अगस्त से पहले, मतलब अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में यह विषय लेकर गया, और सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य होते हैं, 5 होते हैं, चीन उनमें से एक था, लेकिन अन्य 4 स्थायी सदस्यों ने प्रस्ताव को उसे बाहर का रास्ता दिखाया। बिल्कुल। तो चीन अनुनय विनय करता रह गया कि इस पर हम बंद कमरे में चर्चा करें, बिना कोई एजेंडा, फॉर्मल एजेंडा लाए चर्चा करें। तो उस चर्चा में भी उसकी नहीं सुनी गई और उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया। यानी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी। बिल्कुल ठीक है। हम आज भी, किसी को ये संदेह नहीं होना चाहिए कि इस देश पर कोई प्रेशर था। बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से, और यूएनओ के प्रमुख देशों ने उसको एक्सेप्ट किया, ये भी इस घटना से साबित हो जाता है। 5 स्थायी मेंबर्स में से 4 ने इस चीन को उसकी औकात दिखाई, क्योंकि वो पाकिस्तान के बिहाफ पर और स्वयं सुरक्षा परिषद ये मामला लेके गया था। और ऐसा ही नहीं, चीन इसके बाद 2 बार और गया। दिसंबर आने से पहले पहले चीन सुरक्षा परिषद में 3 बार गया, और तीनों दफे उसको यही असफलता हाथ लगी। लेकिन पाकिस्तान और चीन, खासकर पाकिस्तान, दुनिया भर में इसके प्रति अपना रोष व्यक्त करते रहे और इस पर कुछ ना कुछ जहर उगलते रहे। और वो इस बात में सफल हुए कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, वहाँ उनसे कुछ इस विषय में बयान दिलवा सकें और वहाँ इस विषय को बहस में, चर्चा में ला सकें। तो भारत का एक सैद्धांतिक मत ये था कि ये हमारा आंतरिक मामला है, और हमने अपने संविधान और अपनी व्यवस्था का पालन करते हुए
इस पर जो भी कुछ किया है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है और किसी देश को इसमें अपनी नाक घुसाने की, टीका टिप्पणी करने की और हमें सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश की सरकार ने पहली बार उस निश्चय का परिचय दिया है जो कि किसी भी एक आत्मसम्मानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वांछनीय है, होनी चाहिए। एक बहुमत वाली सरकार को इस देश ने बहुत दमखम के साथ चुना है और एक अच्छे नेतृत्व के हाथ में दिया है और स्वाभिमानी तरीके से उसने इस निर्णय को लिया है। तो मैं सच बताऊं राजेश जी, मैंने बहुत देर तक इस सरकार की कुछ विषयों में आलोचनाएं की। मुझे लगा कि 100 खून माफ है। इस एक कृत्य से उन्होंने अपनी आज तक की जितनी भी भूलें थी, कुछ त्रुटियां थीं, कुछ कमियां थीं, कुछ शिकायतें हमारी थीं, उन सबको धो दिया है। और मैं बहुत खुशी से और बहुत अपेक्षा से आने वाले समय को देख रहा था। जब यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस पर चर्चा करने का निर्णय किया तो शायद 12 या 13 सितंबर की बात है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रसेल्स गए, जहां पर यूरोपियन पार्लियामेंट बैठती है, और वहां के जो विशेष उच्च स्तरीय लोग थे उनके साथ भेंट की और उन्हें वही आग्रह दोहराया भारत सरकार का कि हमारा आंतरिक मामला है और हमने सभी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए हमारी संसद ने इस पर जो किया है उस विषय में आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा उन्होंने फिर वहां पर सार्वजनिक रूप से कहा भी। यही चीज दोहराई, इससे और आश्वस्ति मिली। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि 28 अक्टूबर आते आते, यानी अगले ही महीने, ये 12 सितंबर की बात है, बिल्कुल ठीक, कोई 2 दर्जन से ज्यादा यूरोपियन पार्लियामेंट के सांसद दिल्ली पहुंचते हैं। उसी यूरोपियन पार्लियामेंट के लोग पूछते पाछते रह जाते हैं कि ये कौन है, ये यहाँ क्यों आए हैं, और पता चला कि वो फिर कश्मीर जाते हैं। भारत सरकार से पूछा जाता है कि ये क्या हो रहा है, तो भारत सरकार कहती है कि वो तो स्वतंत्र व्यक्ति हैं, आए हैं, जहां चाहे जा सकते हैं, उनका मन किया कश्मीर जा रहे हैं, जा सकते हैं। तो उनसे पूछा गया कि अच्छा, इस देश की संसद के सांसदों को तो आप वहां रोक रहे हैं जाने से, बिल्कुल, उनको तो एयरपोर्ट से वापस भेज रहे हैं, बिल्कुल, और इनके लिए सुरक्षा के ये विदेशों के साथ, तो ये क्या मामला है। तो फिर सकुचाते हुए, छुपते छुपाते, कुछ मानते कुछ टालते, उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, एक माध्यम से वो लोग यहाँ आए हैं और हम उन्हें कश्मीर घुमाने ले जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि देखिए सब कुछ सामान्य है। तो मुझे पहली बार लगा कि क्यों इस देश का नेतृत्व तय नहीं कर पा रहा है। अगर ये हमारा आंतरिक मामला है तो फिर इस आंतरिक मामले में न्योता देकर, बुलाकर झांकने के लिए इन लोगों को क्यों बुलाया गया है? जो स्वाभिमान नजर आ रहा था वो एक छद्म स्वाभिमान बन गया इस घटना के बाद। कम से कम एक आशंका मन में आई कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, और आप लोग इनवाइट कर रहे हैं, आप खुद इंटरवेंशन इनवाइट कर रहे हैं, इंटरफेरेंस इनवाइट कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है दखल देने की, हम स्वयं कह रहे हैं कि आइए दखल दीजिए, बिल्कुल, और आइए हमें सर्टिफिकेट दीजिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये दोहरापन रास नहीं आया, और अभी मन नहीं किया। मुझे लगा कि शायद पता नहीं कौन सी, किस भ्रम में और किस मुगालते में ये निर्णय किसके कहने पर, किसके परामर्श पर हो रहा है। इस घटनाक्रम का यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों का भारत में आना और जम्मू कश्मीर का दौरा करना, इस घटना का या उसके बाद भारत पे कोई प्रभाव आपको नजर आया? देखिए, वो अपने आप में ये स्वाभाविक है। शत्रु इतना मूर्ख नहीं है, वो भांप जाता है।
और उसको दिखता है कि भारत जो कह रहा है भीतर उसके प्रति वो उतना दृढ़ निश्चयी नहीं है, या नेतृत्व में कहीं कुछ दरार, कुछ मौका, एक अवसर उसको दिखाई पड़ता है जिसे वो उस कमजोरी को एक्सप्लॉइट कर सके, उस निर्बलता को भुना सके। इसको एक अवसर के रूप में वो लेता है और अपना दबाव बढ़ाता है। और मुझे लगा कि हो सकता है एक गलत निर्णय ले लिया, किसी के बहकावे में आकर, किसी के आग्रह करने के कारण, तो चलिए कुछ देर चुप रहिए। लेकिन दिसंबर के महीने में भारत में स्थित कई देशों के राजदूतों की एक टोली ले जाई गई फिर से कश्मीर। आइए अब आप भी घूम आइए। तो अभी भारत के संसद के सदस्यों को आप जाने नहीं दे रहे हैं। विपक्षी दलों के सांसद एयरपोर्ट से लौटाए जा रहे हैं और विदेशों के राजदूत बुला बुलाकर टोलियों में, शिकारों में घुमाए जा रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलवाए जा रहे हैं, उनकी फोटोएं खिंचवाई जा रही हैं और उनसे कहा जा रहा है कि ज़रा आप देखिए आपको कैसा लगा कश्मीर में जाकर, सब कुछ ठीक ठाक तो है। कहीं ना कहीं इससे ये नज़र आता है कि भारत की सरकार भारत की पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर यूरोपियन या विदेशी देशों के लोगों को रिस्पॉन्सिबल हो गई है और इसलिए उनको इनविटेशन देकर घुमा रही है और भारत के संसद सदस्यों को विदेशी लोगों के मुकाबले सुना भी नहीं जा रहा है। बिल्कुल। फिर तीसरा दौरा इन्होंने 12 फरवरी को किया। तो ऐसा नहीं है कि ये एक अपवाद था कि यूरोपियन पार्लियामेंट के सांसद घूमने चले आए। इस अपवाद नहीं, अपराध को 3 दफे किया गया। 28 अक्टूबर के महीने में किया गया, दिसंबर के महीने में किया गया, फरवरी के महीने में किया गया। टोलियां घुमाई गईं कश्मीर, विदेशियों की, राजनयिकों की, विदेशी सांसदों की, यह दिखलाने के लिए कि वहां सब कुछ ठीक ठाक है और आप इस बात को दुनिया को कहिए। और विदेशी दौरों पर यूरोपीय संसद ने जो प्रतिक्रिया दी थी अपने सांसदों के ट्रिप पर, उन्होंने कहा था कि यह हमारा आधिकारिक दौरा नहीं है, इसकी स्वीकृति हमने नहीं दी है, ये सांसद अपने निजी फैसले से वहां गए हैं। तो उन्होंने पहले ही दिन उसको धो दिया। आप सोचिए कि कितनी लज्जा की बात हो जाती है ये कि आप अपनी तरफ से सर्टिफिकेट लेने के लिए इन चुने हुए सांसदों को ला रहे हैं, लेकिन उनकी संसद जो है वो घोषणा करती है कि ये हमारी तरफ से निर्णय लेकर के नहीं गए हैं, सरकारी डेलीगेशन नहीं है, ये औपचारिक डेलीगेशन नहीं है, ये संसद के निर्णय से नहीं गए हैं, ये सांसद अपनी निजी कैपेसिटी में गए हैं। तो आपकी क्या स्थिति रह जाती है, आप सोचिए। बिल्कुल ठीक है। और एक आत्मसम्मानी, स्वाभिमानी देश का नागरिक जिसको अपने नेतृत्व पे, अपनी सरकार के साहस पे, उत्साह पे गर्व हो, उसके लिए ये पचा पाना ठीक नहीं। और फिर विदेशी राजनयिकों को दोबारा इस तरह ले जाया गया, तिबारा ले जाया गया, तो मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है। ये एक तरीके से उन शक्तियों के सामने झुकना था। बिल्कुल बिल्कुल। और उस कमजोरी को दिखाना था जो कि भीतर कहीं ना कहीं थी। कहीं दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की ये जो लालसा है, ये देश में पुरानी है। और हमें जो भ्रम था कि कम से कम इस सरकार और नेतृत्व में इस कमजोरी की आवश्यकता नहीं है या नजर नहीं आ रही है, वो दिखाई पड़ने लगी तो अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ, कमजोर हुआ। क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार से ऐसी अपेक्षा कोई नहीं पालता था। बिल्कुल। तो उसको उस समय इस विषय पर मायूस होने की आवश्यकता भी नहीं थी, संभव भी नहीं था। लेकिन इस सरकार से क्योंकि ये अपेक्षा थी, अपेक्षाएं बढ़ गई थी, तो लगा कि ये बुरा लगा, अपेक्षा अनुरूप नहीं हुआ। हाँ, कष्ट हुआ, सच में कष्ट हुआ। ये तो हुआ एक उदाहरण। अब आइए दूसरे उदाहरण पर।
8 फरवरी को हम्म एकाएक कश्मीर में घोषणा होती है, संडे का दिन है ये। हम्म अल्ताफ बुखारी नाम के एक व्यक्ति हैं जो महबूबा मुफ्ती सरकार में वित्त मंत्री थे। वो घोषणा करते हैं कि हम एक नई पार्टी बना रहे हैं हम्म और उस नई पार्टी का नाम है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। हम्म और उसका स्वागत किया जाता है। हाँ साहब, अच्छी बात है, वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो रही है। हम्म तो अब उस पार्टी को बनाने के लिए कुछ वो अपनी पुरानी पार्टी पीडीपी से लोगों को तोड़ के लाते हैं, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकाले गए लोग या तोड़ कर लाए गए लोग हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी से छिटके हुए लोग हैं। तो ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने अपना कुनवा जोड़ दिया वहाँ। चलिए, इस देश में ये सब होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, वो 24 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर दिल्ली आते हैं और हमारे हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री, जो पार्टी के डेलीगेशन से कभी मिलते बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, वो इस डेलीगेशन के साथ 1 घंटे से ज़्यादा अपने घर पर उनको बुलाकर उनसे मिलते हैं। और मिलते ही नहीं हैं। देखिए, कोई प्रधानमंत्री से मिलने जाए तो उसका फ़ोन तक बाहर रख लिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। कैमरामैन साथ जाने की तो बात ही नहीं, परमिशन ही नहीं है। तो वहाँ जो भी चित्र खींचते हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकृत जो फोटोग्राफर हैं, सही होता है, वो खींचते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो चित्र खींचे गए और खींच करके प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा देश भर में बंटवाए गए। यानी प्रधानमंत्री चाहते थे कि देश देखे कि कश्मीर में नई पार्टी बन रही है, कि नई पार्टी बन रही है जो मुझसे मिलकर आशीर्वाद लेने आ रही है, और उस पार्टी के साथ मैंने 1 घंटा बिताया है, तो मैं कश्मीर में नई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करने के पक्ष में हूं। लेकिन ये लोग हैं कौन? ये वो अल्ताफ बुखारी है जिसका 2018 में गाड़ी से आरडीएक्स बरामद हुआ, अवैध हथियार बरामद हुए, केस रजिस्टर्ड है। जी, ये महबूबा मुफ्ती सरकार का वित्त मंत्री है जिससे आपने हाथ खींचा था। क्या ईडी से रिलेटेड कोई केस भी इन पर रजिस्टर्ड? जी हाँ, ये हवाला रैकेटेयर माने जाते हैं। इन्होंने फंडिंग कश्मीर के हर नेता के साथ तार जुड़े हुए हैं, यहां तक के हुर्रियत के साथ तार जुड़े हैं। जग जाहिर है, मनी बैग्स हैं ये, मिस्टर मनी बैग्स के नाम से माने जाते हैं। कश्मीर के रिचेस्ट पॉलिटिशियंस में से एक हैं। कोई दूध के धुले बड़े सैद्धांतिक या सामाजिक कार्यकर्ता, लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। ये नेताओं पार्टियों के कंधों पर चढ़कर, उन्हें पैसा देकर, टिकट लेकर, चुनाव लड़कर जीतने वाले पैराट्रूपर हैं। और लोगों के पैसों के लेन देन को फैसिलिटेट करने वाले, काले को सफेद, सफेद को काला करने वाले व्यक्ति की रूप इनकी छवि है। और केस चल रहे हैं, तफ्तीश हो रही है, और हमारे प्रधानमंत्री और उसके बाद अगले ही दिन गृह मंत्री 2.5 घंटे इस डेलीगेशन के साथ मिलते हैं। तो यदि कश्मीर में सर्जरी की है आपने 5 अगस्त को, और वहां पर उस बीमार राज्य को ठीक करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इन बीमारियों के सहारे हम ठीक करेंगे। बिल्कुल, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। और ऐसे वायरसेस को हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आशीर्वाद देंगे और उसके फोटो दुनिया भर में बंटवाएंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगाकर इनको लेजिटिमेसी देंगे। इस तरह के प्रश्न उठना शुरू होते हैं। बिल्कुल। तो ये एक दूसरा पक्ष मैंने आपके सामने रखा। तीसरा पक्ष, कश्मीर में जो नेता, राजनीतिक दलों के सरबराह ये कहते फिरते थे और कहते नहीं थकते थे कि यदि 370 को छुआ तो आग लग जाएगी, बिल्कुल, खून की नदियां बह जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कहती थी कि फिर तो कश्मीर का विलय जो भारत के साथ हुआ है खत्म हो जाएगा, वही रद्द हो जाएगा, बिल्कुल, हम आज़ाद हो जाएंगे। ऐसे नेताओं को एक आवश्यकता के तहत
शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जो एक आवश्यकता किसी भी राज्य सरकार व्यवस्था की होती है, उसके तहत हिंसा की आशंका टालने के लिए नज़रबंद रखा गया था। उनमें फारूक अब्दुल्ला भी थे, उमर अब्दुल्ला भी थे, महबूबा मुफ्ती भी थी, हुर्रियत के लोग भी थे, और महबूबा मुफ्ती की जो मंत्रिमंडल था उसके कुछ मंत्री भी थे, जिसमें सज्जाद लोन जैसे लोग थे। ऐसे कई लोग थे जिनसे हिंसा को बढ़ावा देने की आशंका थी, ऐसे लोग नज़रबंद थे। 12 फरवरी के दिन भारत की रॉ के पूर्व मुखिया, जिनका नाम एएस दुल्लत है, वो छुपते छुपाते श्रीनगर जाते हैं और उमर अब्दुल्ला से नज़रबंदी में उनके घर में मिलते हैं, खाना खाते हैं, घंटों मुलाकात करके उसी दिन शाम को लौट आते हैं। नज़रबंद राजनीतिक से कोई सरकार की अनुमति के बिना नहीं मिल सकता। बिल्कुल ठीक है। तो यदि सरकार ने उन्हें भेजा नहीं था खुद, तो कम से कम जाके मिलने की अनुमति तो दी ही थी। बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो माना ही जा सकता है। बिल्कुल माना जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा मन कहता है कि लगता है सरकार ने ही उन्हें भेजा था। हाँ, स्वाभाविक ये भाव बन सकता है। अब ये वो हैं जब 5 और 6 अगस्त को संसद में चर्चाएं हो रही थीं, तो हमारे गृह मंत्री ने अपने मुंह से बताया था कि कैसे इन लोगों की भूमिका रही है कश्मीर को बर्बाद करने में। हमारे प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि इन लोगों ने कश्मीर में जो केंद्र की ओर से बड़ी बड़ी राशियां गई हैं वो डकार गए हैं, और कश्मीर के विकास में जो धन जाना था वो उसका अपव्यय हुआ है, उसका दुरुपयोग हुआ है। व्यक्तिगत तौर पे इन्होंने उपयोग किया है उस धन। बिल्कुल। और उसके केसेस थे, केसेस रजिस्टर्ड हैं। उन्हीं केसेस के तहत तो अभी ईडी ने उनकी प्रॉपर्टीज अटैच की हैं। बिल्कुल ठीक है। ये केसेस पुराने चल रहे हैं और संसद में आप अभी साल भर भी नहीं हुआ है, अगस्त में कह चुके हैं, अपने मुंह से कह चुके हैं कि ये अपराधी हैं कश्मीर के। तो मेरी एक नागरिक होने के नाते ये अपेक्षा थी कि इन पर व्हाइट पेपर आएगा, इनके काले कारनामों पर, इनके जुर्मों पर, इनकी गुनाहों पर, अपराधों पर सूची बनेगी, केस दर्ज होगा, मुकदमा चलेगा, जो स्वाभाविक तौर पर होना ही चाहिए। 12 फरवरी तक तो ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ये तो अपने घर में आराम से 5 स्टार कंफर्ट, आप इनके घर जा करके देखिए, ये किसी जेल में नहीं थे, ये केवल नजरबंद थे और सरकार की सुरक्षा में, सरकार के खर्चे पर बंद थे। अब इनके साथ आप गुप्त वार्ताएं कर रहे हैं और उन्हीं गुप्त वार्ताओं का नतीजा ये हुआ कि 10 मार्च को जब इनकी नजरबंदी 6 महीने के लिए बढ़ाई गई पब्लिक सेफ्टी एक्ट से, तो 13 ही मार्च को इन्हें रिहा कर दिया गया। 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर ऐसा कोई समझौता हुआ? नहीं, मेरे ख्याल समझौता पहले से चल रहा था। ये 10 मार्च को जो अवधि बढ़ाई गई, व्यवस्था में शायद इसकी जानकारी नहीं थी कि बातें चल रही हैं। हमारी सरकार भी तो मतलब जितनी ढीली ढाली चलती है कह सकते हैं, मल्टी लेयर्स है, तो एक लेयर को दूसरी नहीं पता, इंफॉर्मेशन नहीं हो पाई। तो उन्होंने तो सोचा कि हाँ साहब, ये तो अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस आई नहीं है, इनको नजरबंद रखना है, तो वो एक्सटेंशन दे दिया जाए, एक्सटेंशन किया जाए। वो किया भी, उसकी जानकारी भी हुई, और फिर 3 दिन के अंदर अपने ही किए पर उन्होंने पानी फेरा और बिना शर्त उन्हें रिहा किया गया। तो कहाँ तो मुकदमा चलना था, कहाँ तो सजाएं होनी थी, कहाँ तो इनके काले कारनामों के कच्चे चिट्ठे सामने आने थे, और कहाँ ये रिहा हो रहे हैं। और जब ये रिहा होते हैं और इनके सामने फोटोग्राफर्स की लाइन लगती है, तो इनके मुंह पर कोई ग्लानि का भाव नहीं है, एक विजेता का भाव। ये सरकार को टोकते हुए और डांटते हुए और शर्तें गिनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तब एक और धक्का लगता है।
कि ये उसी तरीके से है कि अपराधी को अपराध करने का पुरस्कार दिया जाए, पुरस्कृत किया जाए, तो स्वाभाविक है कि अपराधी को भी आत्मगौरव की अनुभूति होगी। और फिर 10 दिन के अंदर अंदर इनका बेटा भी छूट जाता है और फिर धीरे धीरे सब छूटे जाने लगते हैं। तो माथा ठनकता है कि ये सरकार कर क्या रही है। और अभी आप इसको समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। आप डेट्स ध्यान में रखिए, 13 मार्च को ये छोड़े गए। 23 मार्च को देश में लॉकडाउन हुआ। बिल्कुल ठीक है। और वो ऐसा लॉकडाउन था कि इतिहास में कि हवाई जहाज उड़ने बंद हो गए, रेलगाड़ियां चलनी बंद हो गई। भारत में कम से कम इतना लंबा लॉकडाउन कभी नहीं हुआ। सरकारी दफ्तर, निजी संस्थान, राजमार्ग, दुकान, मकान सब बंद, लोग घर बंद, दरवाजों के अंदर बंद। और ऐसे में हमारा गृह मंत्रालय एक गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी करता है। वो नोटिफिकेशन है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर जो अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें नागरिकों का एक नया वर्ग चिन्हित किया जाएगा जिनको वहां का स्थायी नागरिक, डोमिसाइल सिटीजन माना जाएगा। और वो ऐसे लोग होंगे जो वहां 15 साल से लगातार रह रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, ये 31 मार्च को ये नोटिफिकेशन 31 मार्च को ये नोटिफिकेशन 2020 31 मार्च 2020 को भारत का गृह मंत्रालय ये नोटिफिकेशन निकालता है, गैजेटेड नोटिफिकेशन जी, कि जो 15 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं वही जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक माने जाएंगे। मेरे पास ये 45 पेज की नोटिफिकेशन है। क्या भारत के किसी अन्य राज्य के लिए ऐसी प्रावधान या ऐसी प्रक्रिया कभी की गई है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसा नहीं है कि डोमिसाइल का प्रावधान देश में और कहीं नहीं है या पहले नहीं कहीं रहा। मैं आपको उदाहरण दूं तो जो सीमावर्ती राज्य है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का, पंजाब, वहां अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने जाना चाहें तो आपके लिए साल भर का रहने की भी वहां पे अनिवार्यता नहीं है। 0 इयर्स का डोमिसाइल है। अगर किसी राजकीय आवश्यकता में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है तो आप वहाँ के स्थानीय सरकारी अधिकारी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तहसीलदार हो, जो भी नियुक्त हो, उसको अपने रहने के स्थान का प्रमाण पत्र कुछ दे दें, बिजली का बिल दे दें, टेलीफोन का बिल दे दें, बैंक का अपना एड्रेस पासबुक में दिखा दें जिसमें वो दर्ज हो, राशन कार्ड हो। मतलब ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट कैन डिसाइड अबाउट द डोमिसाइल। जी हाँ। तो पंजाब में 0 इयर्स का है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में तो वो तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो फिर केंद्र का, तो वहाँ ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहता। वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड क्योंकि वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम यूनियन टेरिटरी और स्टेट के पचड़े से बाहर भी आए तो देखें कि देश भर में और कहाँ डोमिसाइल है। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा, पंजाब में 0 इयर्स का है। इसी तरह नया राज्य बना है तेलंगाना, 0 इयर्स का है। एक राज्य है मेघालय नॉर्थ ईस्ट में, 0 इयर्स का डोमिसाइल है। अगर आप दिल्ली देखें, यूपी और बिहार देखें तो इन 3 राज्यों में 3 साल का डोमिसाइल है। 3 साल से कम में नहीं मिलता है। अगर आप कर्नाटका, तमिलनाडु देखें तो 5 साल का है। आंध्र प्रदेश में शायद 6 साल का है। उड़ीसा में सिर्फ 1 साल का है। तो राजस्थान में, महाराष्ट्र में शायद 10 साल का है। लेकिन वह जम्मू कश्मीर जहां 370 की किलेबंदी थी, जिसको लांघ करके जाना शेष देश के नागरिकों के लिए 70 साल असंभव था। बिल्कुल। और जिसकी खुशी मनाई गई थी कि वो हट गया है, तो अब हम कभी भी देश के अपने उस हिस्से में जा सकते हैं, रह सकते हैं और नागरिक अधिकार को हासिल कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र में आप कुछ महीनों के अंदर ही ये व्यवधान हटाने के बाद 15 साल की एक लंबी दीवार खड़ी कर दें, ये पचता नहीं है।
बिल्कुल ठीक है। इसको ये कह सकते हैं कि बैक डोर से आपने 370 के प्रावधानों को वापस लाना वापस एंट्री देना करना शुरू कर दिया है। जहां आपने एक तरीके से पूरे राष्ट्र के नागरिकों को लड्डू दिखाकर और उस लड्डू को वापस उठाकर रख दिया गया। मतलब खाने नहीं दिया गया, सिर्फ दिखाया गया जी, वाहवाही लूटी गई, तालियां बटोरी गई, शाबाशी ली गई और लड्डू को वापस अपनी जेब में डाल लिया, लड्डू को जिहाद के हवाले कर दिया। जिहाद के हवाले कर दिया। जिस लड्डू को उसके जबड़े से खींच के निकाला था और कहा था देखिए हम कितने बहादुर हैं, देखिए हमारा साहस देखिए, उसको फिर चुपके से उसी की हथेली पे रख दिया गया। और ये कहा गया कि अब देश के नागरिक वहां पर जा करके, अच्छा, डोमिसाइल के अंदर पहले 31 मार्च को ये एक आश्वासन दिया गया डोमिसाइल नागरिकों को कि ऐसे नागरिकों को वहां लेवल 4 के जो नौकरियां हैं उस पर एकाधिकार होगा, मोनोपोली होगी। यानी बाहर से आने वाला कम से कम वो नौकरियां उनसे नहीं ले पाएगा। हाँ, वो उससे ऊपर के रैंक्स में वो आ सकता है। लेकिन अभी 72 घंटे भी नहीं निकले थे। हाँ, और ये लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, एक फ्रेश नोटिफिकेशन आता है 4 अप्रैल को, हाँ, जिसमें कहा जाता है कि नहीं, लेवल 4 नहीं, सभी नौकरियों पर एकाधिकार होगा। मतलब नौकरियों का जो अधिकार सारे भारत के नागरिक ये मान रहे थे कि अब हमें भी जम्मू कश्मीर में मिल सकती हैं, उसको भी रोक दिया गया जी, इस नई नोटिफिकेशन के माध्यम से। जी, 370 का एक और जी, एक्ट इन्होंने फिर से एंटर कर दिया। जी, जी। और ये 72 घंटे के अंदर, 72 मतलब घंटे। अभी देखिए, उस ये जो आप गैजेटेड नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप तो स्वयं वकालत करते हैं, एक वकील के लिए ये शायद सुविधाजनक हो, क्योंकि वो एक कानूनी भाषा है, लीगल लैंग्वेज है, उसकी पेचीदगियां हैं, उसके अर्थ निकाले जाते हैं, तो उसको अभी शायद आम स्तर पर ठीक से समझा भी नहीं गया होगा, और फिर समझ के किसी को समझाने की फुर्सत भी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। बिल्कुल। उसके लिए कोई सामाजिक व्यापक चर्चा नहीं, कोई विमर्श नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ छपना छपाना नहीं। वो नोटिफिकेशन जो गृह मंत्रालय के माध्यम से वहां गई, उसको वहां राज्यपाल ने जारी किया? नहीं, यहाँ केंद्र सरकार ने जारी किया। केंद्र सरकार से यहाँ के गृह मंत्रालय ने जारी किया, और उसका जो अमेंडमेंट था 3 दिन बाद 4 अप्रैल को, वो भी गृह मंत्रालय ने ही जारी किया। तो यानी कोई फोन पर निर्देश दे रहा है कि आप इसको ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, ये कैसे छूट गया, वो कैसे रह गया। और उस गैजेटेड, देखिए गैजेटेड नोटिफिकेशन की अपनी एक गंभीरता होती है, बिल्कुल, उसका एक स्तर और मान्यता, वो सरकारी दस्तावेज है। और कोई चीज जब गैजेटेड नोटिफिकेशन के थ्रू आती है तो उसका एक महत्व भी है। बिल्कुल ठीक है। आप उसको बहुत सोच समझ कर जारी करते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर तुरंत अमेंडमेंट भी जो है, हाँ, उसकी संभावना नहीं होनी चाहिए। वो बहुत बड़ी गलती है, वो कबूलना पड़ता है कि हमसे गलती होगी, हम सुधार कर रहे हैं। तो इसके लिए भी, लेकिन जो चीज आनन फानन में करनी हो, किसी के निर्देशों पे करनी हो, आपका गृह मंत्रालय एक क्लर्क की भूमिका, एक स्टेनोग्राफर की भूमिका में आ जाए, और कश्मीर से फोन करके आपको इंस्ट्रक्ट किया जाए कि ये नोटिफिकेशन जारी कीजिए और अब इसका अमेंडमेंट जारी कीजिए, और आप उसे सरमाथे कबूल कर करते रहें। क्या लगता है ये जो दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, कौन लोग थे जिन्होंने ये निर्देश दिए? अब ये आपके और मेरे अटकल का ही विषय हो सकता है, लेकिन मैं ये मानना चाहूंगा कि जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं वही ऐसा करेंगे, जिनके साथ गुप्त वार्ताएं चल रही हैं। जो 370 को छेड़ने वालों के विषय में कहते थे कि पूरे देश में आग लग जाएगी, ये वही लोग हो सकते हैं। स्वाभाविक है। जिनके साथ आप वार्ताएं कर रहे हैं, जिनको आप न जाने क्या क्या वादे करके बाहर लाए हैं, सार्वजनिक रूप से टोकने डांटने लगे हैं, जिनके साथ आप 2-2, 2.5 घंटे बैठकर फोटो खिंचाकर दुनिया में बंटवा रहे हैं, लाजिम है वही होंगे, और कौन होगा। तो ये हुआ। और मैं एक चीज बीच में भूल गया, वो जो 8 फरवरी को पार्टी बनी थी
और जी 13 फरवरी को यहाँ प्रधानमंत्री से और 14 फरवरी को हमारे गृह मंत्री से मिली थी। इस बीच में कश्मीर में वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने पंचायत चुनावों की घोषणा की 10 फरवरी को। जी 13, 15 और 17 फरवरी को उसकी विस्तृत जानकारी के इस दिन नामांकन भरिए, इस दिन नामांकन विड्रॉ कीजिए, प्रक्रिया इस दिन जारी हुई। स्क्रूटनी होगी, इस दिन वोट पड़ेंगे, इस दिन गिनती होगी, उसकी जो सूचनाएं जाती हैं 10 फरवरी को चुनावों की घोषणा हुई और 13, 15 और 17 फरवरी को उसकी विस्तृत जानकारियों की फिर से सार्वजनिक घोषणा हुई। लेकिन 18 फरवरी को, और आपको याद दिलाऊं मैं, 12 फरवरी को फारूक अब्दुल्ला के साथ गुप्त वार्ता हुई, 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मिले, 14 फरवरी को गृह मंत्री मिले, ये घोषणाएं चल रही हैं तब तक प्रशासन की तरफ से। 18 फरवरी को वो चुनाव रद्द कर दिए गए। मतलब उस मीटिंग का परिणाम अब ये 2 जमा 2 4 आप और मैं ही लगा सकते कैलकुलेट हैं, करने की कोशिश हाँ, कर सकते हैं। ये गणित आप ही को मुझे ही लगाना पड़ेगा। लेकिन ये घटनाएं घट रही हैं, बिल्कुल ठीक है। और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस समय के प्रवाह में कब कहाँ क्या हो रहा है, और उनको जोड़ करके देखते हैं तो आपको लगेगा कि कैसा चित्र उभर रहा है, और फिर उसको ध्यान में रखकर आपको निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है कि हमारी सरकार इन विषयों के ऊपर कहाँ खड़ी है, इन निर्णयों के निर्वाह में क्या कर रही है, और जो औपचारिक घोषणाएं 5 अगस्त को हुई, 6 अगस्त को हुई, जिस पर हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, जिसके क्रियान्वयन का काम जम्मू कश्मीर में कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने नहीं, सालों चलने वाला है, क्योंकि 70 साल तक इन प्रावधानों के प्रश्रय में जिहाद ने जो शिकंजा कसा है वो इतना गहरा है कि वहाँ की नौकरशाही पर, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर, वहाँ के उच्च संस्थानों पर, वहाँ की पुलिस पर, वहाँ की निचली न्यायपालिका पर, वहाँ के मीडिया पर, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उस पर इतने गहरा और इतना कसा हुआ है कि उसको ढीला करने में, उसमें लोगों को पहचान कर एक एक कर उखाड़ बाहर करने में समय लगेगा, धैर्य लगेगा। हम सब इस अपेक्षा में, इस प्रतीक्षा में थे कि यह प्रक्रिया शुरू होगी, चाहे कितनी लंबी चले। इस देश को जैसे माइन किया हुआ एरिया है, उसकी डीमाइनिंग होती है, तो उसको बहुत तरीके से, बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से किया जाता है। कश्मीर की अब डीमाइनिंग होगी। ऐसा लग रहा था कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, होगी, होनी चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक था, ये दूसरा चरण था। आप युद्ध की घोषणा करते हैं तो उसके बाद युद्ध को उतरते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपके युद्ध की घोषणा आपके शत्रु को सचेत करती है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर आप युद्ध पे ना उतरें और शत्रु जो है वो आपकी तरफ बढ़ जाए, तो फिर आप अपनी पहल का जो एक एडवांटेज है वो खो देते हैं। एक कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे हटना इसे कह सकते हैं। ऐसा लगता है इस कालखंड में जो निर्णय हुए, इस कालखंड में जो आपकी ओर से कदम उठाए गए, इस कालखंड में आप जो करते हुए दिखे और जिन कामों को छुपाते हुए दिखे, उससे तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि आप फिर से उन्हीं लोगों का दिल जीतने में लगे हुए हैं जिन पर आपने गंभीर और जघन्य आरोप लगाए। ये मार्च की लॉकडाउन की घटनाएं हैं। अपराधियों को पुरस्कार देने की प्रक्रिया उस समय शुरू हो गई। आज हम 2021 में आ गए हैं, लॉकडाउन लंबा चला गया है। क्या मेन मीडिया जिसको कहते हैं, जो भारत में इन खबरों को दिखाता है, क्या उसने कोई चर्चा इस पर की? देखिए, अभी तक तो मुझे ये कहीं दिखाई नहीं पड़ा। मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा और वो छपा भी, बटा भी, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि वो एक न्यूज़ पोर्टल में जाके छपा। अब कश्मीर 2 खेमों में बटा है।
एक खेमा वो है जो इस सरकार के विरुद्ध है, इस देश के विरुद्ध है, हमारे लोकतंत्र, हमारी व्यवस्था के विरुद्ध है, और उन निर्णयों के विरुद्ध है जो 5 और 6 अगस्त को लिए गए। दूसरा खेमा वो है जो इस सरकार के पक्ष में है, उन निर्णयों के पक्ष में है, इस देश के पक्ष में है, और उन्हें ये आश्वस्ति है कि इस देश की सरकार जो कर रही है वो देश के हित में है, सब कुछ ठीक है। हमारी बात जो है इन दोनों पक्षों के बीच की है ना, ना उस पक्ष की है, ना उसको अच्छी लगती है, ना इसको अच्छी लगती है। स्वाभाविक है कि ऐसे सच्चाइयों को स्थान नहीं मिल पाता है। अब हम सच्चाई के पुजारी हैं, सच्चाई के पीछे काम करते हैं। यहाँ तक तो काफ़ी क्लैरिफाई हो गई हैं चीज़ें। भविष्य की सरकार की कार्रवाइयों को और उनके जो रिजल्ट्स आने हैं उनको लेकर आपके साथ चर्चाओं में बने रहेंगे। इसी के साथ मैं आज का जो ये चर्चा सत्र है ख़त्म करता हूँ। आपका धन्यवाद। आपने बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ बहुत बहुत स्वागत हमारे दर्शकों को दी हैं। हमारे दर्शक इन जानकारियों को समझकर, सुनकर कश्मीर में क्या चल रहा है उस विषय पर विचार कीजिए। मैं सिर्फ विचार के लिए कह रहा हूँ, निर्णय नहीं करना है, लेकिन विचार जरूर कीजिए। ये विचारणीय विषय हैं। ना सरकार से द्वेष है, ना देशद्रोहियों को माफ़ करने का इरादा है, लेकिन विचारणीय विषय पर विचारशील लोगों को विचार करना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।